बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिज़िकल ऑप्टिक्स, ये चैप्टर या 9 है। ऑप्टिक्स मीन लाइट, ऑप्टिक्स मीन लाइट। और यहाँ हमारी डिस्कशन जो है वो उसकी प्रॉपर्टीज़ और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और फिर उसके मुख्तलिफ प्रोसेसेस जो उसकी प्रॉपर्टीज़ में आते हैं डिस्कस करना है इस चैप्टर्स के अंदर। मसलन हमें डिस्कस करेंगे एज अ टॉपिक इंटरफेरेंस क्या होता है, फिर डाइफ्रैक्शंस क्या होता है, फिर इसी तरह अब आगे डाइफ्रैक्शंस बाय ग्रेटिंग हम स्टडी करेंगे और डाइफ्रैक्शन ऑफ एक्स-रेज का स्टडी होगा। और लास्ट पे पोलराइजेशन इज़ वन ऑफ द इफ़ेक्ट ऑफ द लाइट। तो ये इस तरह ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होगा। तो सबसे पहले नेचर ऑफ लाइट। लाइट से तो हज़रत इंसान ने जब आँख खोली, अल्लाह ने उसको वजूद बख्शा और उसने आँख खोली तो लाइट वाज देयर और उसकी मदद से उसने अपनी सराउंडिंग्स को, अपनी दुनिया को ऑब्ज़र्व किया। और सदियों बाद सबसे पहले न्यूटन ने इस पे तबसरा किया कि लाइट क्या है, उसकी नेचर क्या है, हम उसको किस तरह जो है वो उसके इफ़ेक्ट्स को ऑब्ज़र्व करते हैं। तो न्यूटन्स ने जो थ्योरी पेश की वो है कार्पस्कुलर थ्योरी प्रेजेंटेड बाय न्यूटन। ये 1600 समथिंग का साइंटिस्ट है न्यूटन। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लाइट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स that propagate from source to its surroundings. When these particles falls on certain object, then we can observe that object. So स्टूडेंट्स, मैंने न्यूटन्स की थ्योरी का एक सेंटेंस लिखा कि न्यूटन क्या कहता है कि लाइट जो है दैट इज़ अ स्ट्रीम ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स दैट प्रोपेगेट फ्रॉम सोर्स टू इट्स सराउंडिंग्स एंड व्हेन दीज पार्टिकल्स फॉल ऑन सर्टेन ऑब्जेक्ट देन वी कैन ऑब्जर्व दैट ऑब्जेक्ट, दैट इज़ we get the sense of vision. Sense of visions क्या होता है कि किसी ऑब्जेक्ट के लाइट फॉल करे, वहाँ से रिफ्लेक्ट हो और आपकी आँख तक पहुँचे, तब वो चीज़ हमें नज़र आती है। तो ये पूरी बात इस तरह होगी। सेंस ऑफ विजन्स का मतलब क्या होगा कि लाइट फॉल करे, वहाँ से रिफ्लेक्ट हो, आपकी आँख तक पहुँचे तो वो चीज़ हमें नज़र आती है। जैसे आप क्लासरूम में बैठे हैं, मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ, आप मुझे नज़र आ रहे हैं, लेकिन बैक साइड जो मैंने खुद ही लिखी हुई है वो मुझे इस वक्त नज़र नहीं आ रही, इसलिए कि लाइट फॉल भी कर रही है, वहाँ से रिफ्लेक्ट भी हो रही है, लेकिन रिफ्लेक्ट होकर मेरी तरफ नहीं मुड़ती, आपको नज़र आ रही, चूँकि आप वो रिफ्लेक्टेड लाइट डायरेक्ट आपकी आंखों तक आ रही है, लेकिन आपकी बैक साइड के ऊपर जो कुछ है वो आपको नज़र नहीं आ रहा है, मुझे नज़र आ रहा है। तो ये सेंस ऑफ विजन होता है। तो न्यूटन्स क्या कहता है कि व्हेन दीज पार्टिकल्स फॉल्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट, वहाँ से रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों तक जब वो लाइट पहुँचती है तो वी गेट द सेंस ऑफ विजन्स, मीन वो चीज़ हमें नज़र आती है। और इसी असूल के ऊपर न्यूटन ने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों प्रोसेसेस को प्रूव कर दिया। अपनी इस थ्योरी के बेस पे न्यूटन ने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शंस को प्रूव कर दिया। इसके बाद दूसरे नंबर पे इसका हम असर है और उसका नाम है हाइजेंस, और उसको नाम देते हैं वेव थ्योरी का, वेव थ्योरी प्रेजेंटेड बाय
हाइजन, ही वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ द न्यूटन्स, हम असर मतलब उसी ज़माने का साइंटिस्ट है। उसने भी वेव्स, लाइट के ऊपर तबाह आजमाई की, और उसका नज़रिया क्या है कि लाइट प्रोपेगेट इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, लाइट कंसिस्ट ऑफ वेव्स। अकॉर्डिंग टू हाइजन, लाइट कंसिस्ट ऑफ वेव्स, या लाइट propagate in the form of waves. This gentleman also succeeded to prove the reflection and refraction of the light. तो क्या हुआ कि मुकाबला बराबर हो गया। न्यूटन्स बड़ा साइंटिस्ट था, फिज़िक्स की हर ब्रांच के अंदर उसका काम है, मैकेनिक्स का तो वो बाबा है, लेकिन उसने साउंड पे भी काम किया, उसने लाइट पे भी काम किया। इसका मतलब है कि बड़ा साइंटिस्ट, बहुत बड़ा साइंटिस्ट। तो मैक्सिमम लोगों का जहन जो बनता था वो न्यूटन की तरफ ज़्यादा रुझान था कि शायद न्यूटन जो कुछ कह रहा है वो ज़्यादा सही है। लेकिन हाइजेंस एक ही नुक्ते पे कंसंट्रेट कर रहा है। वो सारी ज़िंदगी उसने लाइट की ही प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हुए उसकी गुजर गई। तो कुछ अरसे के बाद उसने इंटरफेरेंस और डाइफ्रैक्शंस को भी स्टडी कर लिया, और इस तरह उसने न्यूटन्स की तरफ पैगाम भेज दिया कि भाई मैंने ये इंटरफेरेंस और डाइफ्रैक्शंस को डिस्कस किए, ज़रा आप अपनी थ्योरी से इनको भी प्रूव करें। लेकिन न्यूटन इस काम में शायद इन्वॉल्व भी ना हो सका, ज़िंदगी की वजह से, वक्त की वजह से, टाइम नहीं मिला, क्या क्या आई डोंट नो फिजिकली। तो बहरहाल इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन, बाद में पोलराइजेशन, फिर डिस्पर्शन, ये मुख्तलिफ फिनोमेनाज हैं, लाइट की प्रॉपर्टीज़ हैं, लाइट की करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो ये बाद में आते गए, और इन सब की एक्सप्लेनेशन जो है वो वेव थ्योरी के बेस के ऊपर की गई। मीन हाइजेंस का जो प्रपोजल थी वेव नेचर वाली, वो एस्टेब्लिश हो गई, और न्यूटन्स की बात जो है ना वो रह गई पीछे। अब ये काफ़ी अरसा जो है ना, कम से कम सदी, 2 सदी तक जो है ना वो ये सिलसिला जो है वो चलता रहा। 1873 के अंदर आके एक साइंटिस्ट है मैक्सवेल, उसने ये प्रपोज किया कि ये लाइट की वेव्स कुछ सिंपल खाली मैकेनिकल वेव्स जैसी नहीं हैं, बल्कि दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। ये मैक्सवेल है, साइंटिस्ट का नाम मैक्सवेल, बहुत बड़ा साइंटिस्ट। 1873 के अंदर इसने प्रपोज किया कि लाइट की वेव्स। So in 1873, Maxwell proposed that the light waves are electromagnetic in nature. हैं बेशक waves, लेकिन उनकी जो nature है that is electromagnetic in nature. That is according to Maxwell, light waves are electromagnetic in nature. That is, these consist of changing electric and magnetic field vectors. These consist of changing, varying electric and magnetic field. ये फिजिक्स जो है आप सेकेंड ईयर में आके पढ़ेंगे, जिसमें पहले आपने पढ़ना है कि जहाँ कहीं हम मैग्नेटिक फील्ड्स को वेरी करते हैं तो उसकी सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड खुद ब खुद बन जाता है, और नेक्स्ट जाके हमने पढ़ना है कि जहाँ कहीं हम इलेक्ट्रिक फील्ड्स को वेरी करते हैं तो उसकी सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। बुनियादी बात, ये एक बेस आपकी मैं बना रहा हूँ कि अगर आपके हाथ में मैग्नेट है और आप उसको इस तरह ऑसिलेट करते हैं, मीन उसके फील्ड्स को वेरी करते हैं, तो उसकी सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। और अगर हम किसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड्स को वेरी करें, देन दैट इज सराउंडेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड्स। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों जो फील्ड्स हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, ये रेसिप्रोकल है।
अगर आप मैग्नेटिक फील्ड्स को वेरी कर रहे हैं तो उसके रिस्पांस में इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, और अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड्स को वेरी कर रहे हैं बाय एनी मीन्स तो उससे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अब ज़रा आखिरी स्टेप पे जाऊं तो वो इस तरह बनता है कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड्स को लेट वेरी कर रहे हैं, ठीक, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है। वेदर दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी कांस्टेंट या वेरिएबल, यकीनन वेरिएबल होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है तो दैट इज अगेन सराउंडेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, वो भी कांस्टेंट नहीं, वेरिएबल होगा। तो उससे फिर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, उससे फिर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। सो चेन ऑफ changing electric and magnetic field produce and propagate with the speed of light called electromagnetic waves। ये है बेसिक थिंग, ये है बेसिक फिजिक्स मैक्सवेल के इस नुक्ते की कि लाइट की जो वेव्स हैं दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, दैट इज दीज कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स। और वेरिएशंस किस तरह है कि अगर एक्स एक्सिस के ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड्स को वेरी कर रहे हैं, वाई एक्सिस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और होगा वो भी वेरिंग, और जेड एक्सिस के अलॉन्ग मीन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वाइब्रेशंस प्रोपेगेशन होगी। जेड एक्सिस के अलॉन्ग क्या होगी? प्रोपेगेशन होगी। तो उसकी एक डायग्राम जो है वो बनाता हूँ। अगर ये सपोज कर रहा हूँ ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और वाई एक्सिस के ऊपर है, और उसके रिस्पांस में ये बी का सिंबल होता है फॉर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, और तो ये डायग्राम जो है वो क्या बता रही है कि अगर इसको मैं एक्स एक्सिस कह दूँ, ये वाई एक्सिस है, तो ये जेड एक्सिस है। एक्स एक्सिस के ऊपर ये एक्स एक्सिस के ऊपर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है, वाई एक्सिस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी प्रोड्यूस होता है और वेरी करता जा रहा है, और प्रोपेगेशंस किधर है? जेड एक्सिस के अलॉन्ग विद अ स्पीड 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। इसका मतलब है कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशंस किधर होगी? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। तो एक्स वाई प्लेन है, दैट इज व्हाट वी कॉल प्लेन ऑफ वाइब्रेशंस, प्लेन ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो तीसरी एक्सिस मीन जेड एक्सिस के अलॉन्ग जो है वो प्रोपेगेशन होगी। और स्पीड ऑफ लाइट कितनी है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड्स। जाहिर है किसी अदर देन दीज मीडिया, मतलब एयर या वैक्यूम्स के अलावा जब किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडिया के अंदर लाइट एंटर होगी और उसमें से पास करते हुए प्रोपेगेट करेगी तो उसमें स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाती है। और कितने टाइम कम हो जाती है? ये चीज़ आपने पढ़ी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक लफ्ज़ आपने पढ़ा है। हर ट्रांसपेरेंट मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, एयर का है 1, उसके अलावा सब जो ट्रांसपेरेंट मीडिया है, पानी है, गिलास है वगैरह वगैरह, तो उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज़्यादा होता है। इसलिए स्पीड ऑफ लाइट उन मटेरियल्स के अंदर कम हो जाती है एज़ कम्पेयर टू द एयर। तो एयर के अंदर ये उसकी मैक्सिमम वैल्यू है 3 × 10⁸। अब जब मैक्सवेल ने ये इजाफा किया वेव थ्योरी के अंदर कि नहीं खाली वेव्स नहीं है बल्कि दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो उनकी मदद से भी ये सारे फिनोमेना जो हैं वो एक्सप्लेन हुए। इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शंस, पोलराइजेशन, डिस्पर्शन वगैरह वगैरह वगैरह। इस तरह ये हाइजेंस की इम्प्रूव फॉर्म आप कह सकते हैं। मैक्सवेल्स का जो कंसेप्ट है, वेव का लफ्ज़ उधर ही मौजूद है लेकिन एक इम्प्रूवमेंट उसके अंदर आ गई, मॉडिफिकेशन हो गई उसके अंदर कि दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब आखिर में जो है वो इसका आइंस्टाइन का नाम आता है और हम उसको ये चौथे नंबर पे
quantum theory of light, and that was presented by Einstein in 1900 समथिंग। ये आइंस्टाइन ने इसको पेश किया था। और इसका कंसेप्ट कैसे आया, इसके ऊपर ये मेहनत जो आइंस्टाइन ने की वो किस तरह हुआ, एक टॉपिक जो हम सेकेंड ईयर्स के अंदर पढ़ेंगे उसको हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। When light falls on the metal surface, electrons come out and set up the current. अब this is what we call photoelectric effect. When light falls on the metal surface, electrons निकलते हैं और करंट सेटअप होती है। तो उसमें चंद एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन थी क्या कि अगर इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी एक पर्टिकुलर लिमिट से कम है तो इमिशन नहीं होता, इवन इफ इंटेंसिटी इज वेरी वेरी लार्ज। और इसके उलट अगर फ्रीक्वेंसी उस खास लिमिट के बराबर या उससे ज़्यादा है फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट तो इमिशन होगा, इवन इफ इंटेंसिटी इज वेरी वेरी स्मॉल। ये ऑब्जर्वेशन है मेड बाय द साइंटिस्ट। तो उस वक़्त एस्टैब्लिश थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। वो मैक्सिमम बेस ही करती है इंटेंसिटी के ऊपर, और इंटेंसिटी का मतलब हम क्या लेते हैं, एनर्जी फॉलिंग ऑन यूनिट एरिया पर सेकेंड्स। तो जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी को कॉल किया गया और उसको एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी फेल टू एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या मैंने पहला पॉइंट बताया कि अगर फ्रीक्वेंसी जो है इंसिडेंट लाइट की लेस देन द लिमिटिंग वैल्यू, जिसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, नो एमिशन टेक्स प्लेस इवन इफ इंटेंसिटी इज वेरी वेरी लार्ज। जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी कहती है कि व्हेन इंटेंसिटी इज वेरी वेरी लार्ज तो इमिशन होना चाहिए, प्रैक्टिकली नहीं हो रहा। और उसके बिल्कुल अपोजिट और या उलट, अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड के बराबर या उससे ज़्यादा है तो इमिशन हो जाता है, इवन इफ इंटेंसिटी इज वेरी वेरी स्मॉल। अब जहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी कहती है कि व्हेन इंटेंसिटी इज वेरी वेरी स्मॉल दैट इज एनर्जी इज वेरी स्मॉल, तो इमिशन तो नहीं होना चाहिए, इधर हो रहा है। तो इस तरह ये पहली फेलियर्स बनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के सामने फेस किया उसने। उससे पहले लाइट का हर मसला बड़ी कामयाबी के साथ उसने एक्सप्लेन किया, लेकिन जब ये बात सामने आई जिसको हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का नाम देते हैं, तो वहाँ आके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी फेल हो। फिर आइंस्टाइन को अल्लाह ने पैदा किया, वन ऑफ द बिगेस्ट साइंटिस्ट। तो ये 20वीं सेंचुरी का बहुत बड़ा नाम आइंस्टाइन, न्यूटन्स के बाद इतनी बड़ी शोहरत का हामिल साइंटिस्ट आइंस्टाइन। बड़ी बड़ी बातें जो है ना इसकी फिजिक्स के अंदर कंसेप्ट्स हैं, सेकेंड ईयर के अंदर जाके पढ़ेंगे। तो उसने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन लाइट कंसिस्ट ऑफ फोटॉन, पैकेट ऑफ एनर्जी, फोटॉन या क्वांटा। क्वांटा से क्वांटम आया लफ्स, फोटॉन पैकेट ऑफ एनर्जी, बंडल ऑफ एनर्जी। लाइट कंसिस्ट ऑफ फोटॉन्स, नॉट द वेव्स। लाइट कंसिस्ट ऑफ फोटॉन। फोटॉन इज एनर्जेटिक पार्टिकल, फोटॉन इज एनर्जेटिक पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन इज पार्टिकल, प्रोटॉन इज पार्टिकल, एटम इज पार्टिकल। और पार्टिकल सिर्फ जब लफ्ज़ आता है पार्टिकल तो इसका मतलब होता है कि दैट कंसिस्ट ऑफ मैस, मीन रेस्ट मैस। हम उसको रोक सकते हैं और रोकते वक्त जब वो रेस्ट कंडीशन में होता है तो दैट पोजेस मैस, दैट पोजेस मैस दैट एग्जिस्ट इन दिस कंडीशन। रेस्ट कंडीशन में वो एग्जिस्ट भी करता है, उसके लिए है लफ्ज़ पार्टिकल। और अब क्या लिखा है
फोटॉन के बारे में, फोटॉन इज इनर्जेटिक पार्टिकल्स, इट्स रेस्ट मास 0, इट्स रेस्ट मास इज 0। क्या मतलब, जब कभी हम इसको रोकेंगे, जब कभी हम इसको रोकते हैं किसी भी तरीके से, तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्या होता है, चूंकि ये एनर्जी का पैकेट है, ये अपनी एनर्जी दे देता है और खुद वैनिश। तो हम क्या कहें, व्हाट अबाउट द रेस्ट मास ऑफ द फोटॉन, 0। बट अगेन वी बिलीव its mass when it is moving with the speed of light because photon possess momentum। जब हम इस बात पे बिलीव करते हैं कि फोटॉन पोजेस मोमेंटम, तो आपने तो पढ़ चुके हैं कि मोमेंटम इज द मल्टीपल ऑफ मास एंड वेलोसिटी। सो वी बिलीव इन इट्स मास, वी बिलीव इन इट्स मास व्हेन इट इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ लाइट, बट इट्स रेस्ट मास इज 0। दिस इज अदर देन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम वगैरह। ये उन जैसी बात नहीं है। इलेक्ट्रॉन रोका जा सकता है, वो एग्जिस्ट करेगा, प्रोटॉन को रोका जा सकता है, वो एग्जिस्ट करेगा, एटम को रोका जा सकता है, वो एग्जिस्ट करेगा, वो मास पोजेस करेगा। लेकिन फोटॉन नामी चीज़, नामी पार्टिकल जो है, उसकी रेस्ट मास 0 है। बट अगेन वी बिलीव दैट इट पोजेस मास व्हेन इट इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ लाइट बिकॉज इट पोजेस मोमेंटम, इट पोजेस मोमेंटम। तो ये चंद बातें क्वांटम थ्योरी की, ये 20वीं सेंचुरी के अंदर ये नई बात आ गई। अब इस क्वांटम थ्योरी के बिहाफ पे एक बात और भी लिख दूं, एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन, एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन इज इक्वल टू HF। F is the frequency of that photon, is the energy of the photons। इसका मतलब है कि एनर्जी और फ्रीक्वेंसी आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो एनर्जी ज़्यादा, फ्रीक्वेंसी कम तो एनर्जी कम। H प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स हिस्टोरिकली आइंस्टाइन से भी थोड़ा पहले का साइंटिस्ट है और बेसिकली क्वांटम थ्योरी का की बुनियाद रखने वाला साइंटिस्ट जो है वो प्लैंक्स है। वो जब थर्मल रेडिएशंस को डिस्कस पढ़ रहा था, स्टडी कर रहा था, और उसके ऊपर उसने ये सबसे पहले क्वांटम थ्योरी को इंट्रोड्यूस किया। और उसके मुताबिक थर्मल रेडिएशन जो है, दीज कंसिस्ट ऑफ फोटॉन्स, और फोटॉन इज एनर्जेटिक पार्टिकल, रेस्ट मास 0 वगैरह वगैरह, एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन जी। और यही बातें आइंस्टाइन ने लाइट पे लगा दी। And he succeeded to explain photoelectric effect। इस तरह ये concept of quantum theory that was introduced by the Einsteins, ये कामयाब हो गया to explain photoelectric effect। बाद में कॉम्पटन इफेक्ट एक हमारा टॉपिक होगा सेकेंड ईयर्स के अंदर। तो कॉम्पटन साइंटिस्ट था, उसने एक चीज़ तजवीज़ की और उस तजवीज़ को उसने कामयाबी के साथ एक्सपेरिमेंटली कंफर्म किया और एक्सप्लेन किया ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी। इस तरह क्वांटम थ्योरी की वाहवाह हो गई। अब मसला क्या बन गया कि ये क्वांटम थ्योरी जो है कैन नॉट एक्सप्लेन द रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डाइफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ये उन्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकती। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन द concept of this photoelectric effect, Compton effects, pair productions, black body radiations, इन सब को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सकती। और इन सारे जो प्रोसेस हैं जिन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी एक्सप्लेन कर रही थी, उन्हें क्वांटम थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सकती। एक बड़ा ही कंफ्यूजन सी बन गई अमंग्स द साइंटिस्ट। क्या किया जाए, इसका हल क्या है? तो फिर हल आखिर में क्या बना? अब जो लेटेस्ट कंसेप्ट हम लाइट के बारे में रखते हैं, लाइट हैज डुअल नेचर्स। फाइनली हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं? लाइट हैज डुअल नेचर, वेव एज वेल एज पार्टिकल, वेव एज वेल एज पार्टिकल।
So the final conclusion about the nature of light, that light has dual nature. Light has dual nature, wave as well as particle, but at one time it exhibit only one nature, either wave nature or पार्टिकल नेचर। एक वक्त में तो हम जब कभी डिस्कस कर रहे होते हैं रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, डिस्पर्शन, तो उसमें हम सपोज कर लेते हैं कि लाइट की नेचर जो है जहाँ पे वेव नेचर है, या यहाँ लाइट बिहेव लाइक अ वेव। और जब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को स्टडी करते हैं, जब हम कॉम्पटन इफेक्ट को स्टडी करते हैं, पेयर प्रोडक्शंस की बात होती है, तब हम क्या बिलीव करते हैं कि लाइट कंसिस्ट ऑफ फोटॉन्स, लाइट कंसिस्ट ऑफ फोटॉन्स। तो ये अब इस वक्त लाइट के बारे में ये आइडिया चल रहा है, और ये आइडिया चलता रहेगा उस वक्त तक जब तक कोई नए कंसेप्ट नहीं आ जाते और कोई लाइट की ऐसी प्रॉपर्टी सामने नहीं आ जाती हजरत इंसान के, जो एक ही शिफ्ट से इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शंस को भी एक्सप्लेन करे और साथ साथ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट को भी एक्सप्लेन कर दे। तो ये रिसर्च की बात है, वो एक दिन भी लग सकता है, एक सदी भी लग सकती है। तो बहरहाल ये फील्ड है रिसर्च का, ये जारी है। बेशक अब रिसर्च का फील्ड बहुत माशाल्लाह फास्ट है, तो उसमें बहुत रैपिड जो है वो रिसर्च आ रही है और उसके अच्छे से अच्छे रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। तो हो सकता है कि एक वक्त ऐसा आ जाए जिसमें कि ये जो थ्योरीज इस वक्त आपके सामने मैंने डिस्कस किए हैं, इनमें कोई चेंज आ जाए और एक नया, एक ऐसी यूनिक प्रॉपर्टी लाइट की अल्लाह के सामने, अल्लाह इन साइंटिस्ट के सामने ओपन कर दे, वाज़ेह कर दे, जो इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन एज वेल एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट वगैरह वगैरह, इन सब को तो अपनी एक नेचर्स के साथ है ना वो एक्सप्लेन कर दे, जो अभी तक बहरहाल हज़रत इंसान की आंखों से ओझल है। लफ्ज़ वेव, इसको हम पहले भी डिफाइन कर चुके हैं कि इट इज़ द मीन बाय विच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, इट इज़ द मीन बाय विच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड। लाइट का बल्ब कहाँ है? लाइट जहाँ तक आ रही है। सूरज कहाँ है? लाइट जहाँ तक आ रही है। तो वेव्स आर रिस्पॉन्सिबल टू ट्रांसपोर्ट दिस एनर्जी फ्रॉम सोर्स टू इट्स सराउंडिंग्स टू दिस प्लेस। इसके बाद एक लफ्ज़ होगा वेव फ्रंट, जो टर्मिनोलॉजी है जो कि इस्तेमाल होगी, वेव फ्रंट डिफाइन करते हैं लोकस ऑफ all the points in the media having same phase called wave front। फिर लफ्ज़ इस्तेमाल होती है, जो टर्म इस्तेमाल होती है स्फेरिकल वेव फ्रंट, बल्कि मैं एक लफ्ज़ और इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो है रे। Direction of propagation of the wave, direction of propagation of the wave is
called ray, which is perpendicular to the plane of the wave. अब लफ्ज़ आएगा spherical wave front. If the waves are in the form of concentric sphere, if the waves are in the form of concentric sphere, then a part of a spherical wave is called spherical wave front. और फिर होता है प्लेन वेव फ्रंट. प्लेन वेव front. A set of parallel rays represent plane wave front. असल में तो हमेशा वेव्स तो स्फेरिकल ही होती हैं, लेकिन एट द वेरी लॉन्ग डिस्टेंस जब हम एक छोटा सा पैच कंसिडर करते हैं तो वो एक पैच जो है वो तकरीबन प्लेन होता है, जिसको हम प्लेन वेव फ्रंट कहते हैं. मैं सिर्फ एक डायग्राम बना के इसको एक्सप्लेन करता हूँ और ये आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट होगा. तो वो कैसे करते हैं ये आपके सामने मैं बनाता हूँ. ये डायग्राम हो गई, ये लाइट का सोर्स है और इससे ये देखने में तो सर्कुलर हैं, लेकिन हम इन्हें इमेजिन क्या कर रहे हैं, स्फेरिकल वेव्स का के तौर पे इमेजिन कर रहे हैं. और तो ये रेज होंगी. दीज आर द रेडियल रेज. These are the radial rays. लिहाजा A से B तक ये जो पार्ट होगा वेव का, और ये बेसिकली तो 2 डायमेंशनल होगा, 3 डायमेंशनल या 1 डायमेंशनल तो नहीं होगा. तो ये एक पार्ट जो होगा, दिस इज कॉल्ड स्फेरिकल wave front. This is called spherical wave front. लेकिन यही वेव्स जब बहुत दूर इस सोर्स से आ जाएगी और उसका एक हम छोटा सा पार्ट कंसिडर करते हैं, तो इस पे जितने भी नॉर्मल हम ड्रॉ करें ये सब के सब पैरेलल हैं. एंड दिस इज व्हाट वी कॉल सेट ऑफ पैरेलल रेज. एंड द सरफेस जिस पे हमने ये नॉर्मल ड्रॉ किए, तो ये जो पैच होगा, दिस रिप्रेजेंट्स द प्लेन वेव फ्रंट. लेकिन इस पे जितने नॉर्मल ड्रॉ करेंगे ये रेडियल हैं, मीन अलोंग द रेडियस हैं. सो द सेट ऑफ रेडियल रेज रिप्रेजेंट्स स्फेरिकल वेव फ्रंट, जबकि सेट ऑफ पैरेलल रेज रिप्रेजेंट्स लाइक दिस. ये रिप्रेजेंट कर रहा है प्लेन वेव फ्रंट.